अस्सलाम वालेकुम मैम। जी, अस्सलाम वालेकुम। मैम मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जब अगर हमारे पास अगर पॉप क्यू का कोई पेशेंट होगा मतलब कि प्रोलैप्स का, तो उस पे हम ये पॉप क्यू एग्जामिनेशन परफॉर्म कैसे करेंगे? अगर तो मैं अभी स्ट्रक्चर। बताती हूँ, वही तो हमने आज करना है। यू आर जी राइट। मैम। उस तरीके से मेजरमेंट कर लेना मुश्किल काम है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं। मैम क्या वो स्टिक पड़ी होगी वहां पर और हमने मतलब कैसे सीक्वेंस क्या होगी, हम कैसे प्रोसीड यार करेंगे? वो जो स्टिक वाली बात है ना, वो तो नहीं होगी, ये तो वी ऑल नो। यार एक्चुअली मैंने ना एक आपके लिए, हाँ, ढूंढा था। एक चीज आप बोलते रहो। जो तो, तो बात आप कर रहे हो कि वहाँ वो मेजरमेंट के लिए तो कोई मतलब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होगा, तो वो उस तरीके से नहीं होगा। डेफिनेटली मैडम वो मतलब तो कि आपका। सिचुएशन अगर ऐसे आए कि हमें परफॉर्म करना हो कि परफॉर्म द एग्जामिनेशन ऑफ द प्रोलैप्स अकॉर्डिंग टू द पॉपक्यू क्लासिफिकेशन, तो मतलब हाँ, कोई ये ऐसे आ सकता है। अगर स्ट्रक्चर्ड होगा तो चले वो हम ड्रॉ करके दिखा देंगे, टीचिंग होगा तो वो हम ड्रॉ करके एग्जामिनर से डिस्कस कर लेंगे। लेकिन हाउ टू हाँ। गो फॉर अ सिनेरियो जहाँ पे हमें ये कह दें कि परफॉर्म करें ऑन अ एक प्रोलैप्स काम करते हैं, पेशेंट। ये पॉप क्यू पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपके इस क्वेश्चन का आंसर मैं एक्चुअली आप लोगों के लिए वो एक छोटी सी मैंने कहा पावर पॉइंट में ऐड कर देती हूँ, ताकि आपको बताना आसान हो जाए, ताकि फिर शेयर जी स्क्रीन मैम। कर दूंगी। ठीक है, तो आप सही कह रहे हो। देखो, अगर तो एक चीज आ जाती है कि पॉप क्यू के हिसाब से आपने स्टेजिंग बतानी है पेशेंट की, इट इज डिफिकल्ट, लेकिन इफ यू हैव अ कॉन्सेप्ट यू कैन डू इट। जी मैम। तो मैम उसके लिए फिर वो स्टिक भी होगी और वो मेजरमेंट्स मतलब वो कैसे असूलन तो अगर करेंगे? कुछ पेशेंट ही ऐसा दे रहे हैं तो फिर स्टिक होनी चाहिए, लेकिन आपस की बात है कि वी एज गायनोकोलॉजिस्ट, वी ऑल हैव डन मेजरमेंट्स ऑन आवर हैंड्स। वी नो कि हमारा 1 इंच उंगली के किस लेवल तक आता है। वी नो कि अगर हाउ टू मेजर द लेंथ ऑफ अ वजाइना, हमें पता है कि टोटल वजाइनल लेंथ को उंगलियों से कैसे मेजर करना है। मोर और लेस वी कैन मेजर टोटल वजाइनल लेंथ। मे बी अगर किसी की 10 सेंटीमीटर आ रही है तो थोड़ा ही एरर हुआ, तो हम शायद 9 सेंटीमीटर करते हैं उसको, लेकिन बिकॉज हमने तो अपने हाथों की उंगलियों की मेजरमेंट की होती है, बिकॉज हमने कल को पेल्विस की हमने सीपीटी को रूल आउट करना होता है, कई दफा हमने डायलिटेशन देखनी होती है, कई दफा पेशेंट की बॉडी के ऊपर ड्यूरिंग सर्जरी वी नीड टू डू सम मेजरमेंट्स, जो हम अपने हाथों की मेजरमेंट से ही करते हैं, क्योंकि हमने अपने हाथ मेजर किए होते हैं कि कितना सेंटीमीटर क्या बन रहा है। ठीक है ना? सो इस तरीके से वो हो जाता है। आई थिंक आई एम शेयरिंग द स्क्रीन। क्या ख्याल है आपको? पता लग रहा है स्क्रीन का भी शेयरिंग नहीं स्टार्ट हुई है ना? जी मैम। नहीं मैम स्क्रीन तो नहीं आ रही। अच्छा, मैं मैम ये करती भी हूँ। थोड़ा सा एक दफा दोबारा रिवाइज करा दीजिएगा कि उंगलियों से कैसे हम करें इसको ना। अच्छा, मैं इसमें रिवाइज बिल्कुल। अच्छा, अब हो रही है स्क्रीन शेयर, देखिएगा। जी मैम हो रही है। ठीक है, बिल्कुल। वो भी मैं आपको एक एक टिप बता देती हूँ, पहले बता देती हूँ। चलो देखो, हम लोगों ने ना, इसलिए हमें फिंगर्स का पता होना चाहिए, हमने सब्जेक्टिव मेजरमेंट करके वी नीड टू फाइंड आउट, फॉर एग्जाम्पल, कि सब्जेक्टिवली इस पेशेंट को इस साइज की रिंग पैसरी रखी जाएगी। तो वो तो हमारी उंगलियों, वी डोंट हैव, आई हैव नॉट सीन एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इनसाइड द वजाइना। मैंने वजाइना के अंदर यूज होता हुआ कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं देखा कि जो के डाल के हम मेजर करेंगे जी इतने सेंटीमीटर वजाइनल लेंथ आ रही है, मे बी 10 सेंटीमीटर और सो। ठीक है? तो इस वजह से, सिमिलरली आई हैव नॉट सीन एनीवन यूजिंग एनी स्पेसिफिक मेजरिंग गेज टू सी द डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स ड्यूरिंग लेबर। वी नीड टू नो इट बाय आवर फिंगर्स मेजरमेंट्स, हमें खुद पता होनी चाहिए। इसी तरह हम अगर कभी ड्यूरिंग सर्जरी, सर्जरी में तो मेजरिंग गेज भी होता है, मार्कर भी प्रेजेंट इवन होता है, लेकिन कई दफा अगर फॉर एग्जांपल हमारे हॉस्पिटल में नहीं भी है, तो हमने उंगली से मेजर कर लेते हैं कि जी 3 सेंटीमीटर, फॉर एग्जांपल फॉर पामर पॉइंट, इफ इट इज 3 सेंटीमीटर बिलो द कॉस्टल मार्जिन। तो मेरी इतनी, किसी की 2 उंगलियां पूरी आती हैं, किसी की बहुत पतली उंगलियां होती हैं, उसकी 3 आती हैं, किसी की मोटी उंगलियां होती हैं, उसे पता होता है 1.5 उंगली मेरी 3 सेंटीमीटर है। तो हम तो 2 उंगलियां रख के हमें पता चल जाता है 3 सेंटीमीटर बिलो द कॉस्टल मार्जिन हो गया, इंस्टेड ऑफ गेटिंग अ रूलर। हाउएवर ड्यूरिंग सर्जरी कुछ स्टरलाइज सेट्स में मेजरिंग गेज भी एडेड होता है विद मार्कर, स्टरलाइज मार्कर। सो आपको अपनी उंगलियों से मेजरमेंट्स का पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए इतना 1.5 इंच 1 इंच बन रहा है, किसी का इतना 1 इंच बनेगा, किसी का छोटा, किसी की उंगली मोटी, किसी की पतली,
तो आपने मेजर किया होता है कि इतना मेरा 1 इंच है, इतना मेरा 2 इंच है, इतना मेरा इस तरह है। तो अगर आपने टोटल वजाइनल लेंथ आपको कल को फिंगर से भी करनी पड़ जाए तो you can easily you should at least be able to find the length in terms of centimeters के जी इतनी लेंथ है उसकी। उसकी वजह ये है कि we need to find out the prolapse। क्या हमने अपनी क्लिनिक्स पे vaginal, I have not seen any measuring vaginal gauge। कह रहे फलानी स्टिक मैंने तो कभी नहीं देखी ऐसी कुछ स्टिक। सो थोड़ा सा अगर आपको अपने हाथों से पता हो तो बेहतर है। सो विल स्टार्ट विद पॉपक्यू एक्चुअली। ठीक है, पहले पॉपक्यू पढ़ लेते हैं, फिर हम और क्वेश्चंस ले लेंगे। ये सवाल सबका ही है और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो डॉक्टर साहब ने किया कि अगर एग्जाम में हमें कह दिया उन्होंने कि जी आप पॉपक्यू के हिसाब से हमें बताएं कि व्हाट इज द स्टेजिंग ऑफ योर पेशेंट, तो व्हाट आर वी गोइंग टू डू। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट यू शुड एटलीस्ट नो हाउ टू आंसर इट। आपको ये तो पता हो कि पॉपक्यू में आपने स्टेजिंग करनी किसकी है। कुछ लोगों को ये लगता है कि उन्होंने सिर्फ प्रोलैप्स डॉक्ट्रिन का बता दिया कि जी -1 और +1 के बीच में तो स्टेज 2 है और फिर +1 से नीचे है तो स्टेज 3 हो गई और फिर स्टेज 4। इट्स नॉट लाइक दैट। पॉपक्यू पे किस किस चीज का प्रोलैप्स है और किस किस चीज को हमने कवर करना है, वील डिस्कस इट टुडे, ताकि आपको पता हो कि आप जब एग्जामिनर को बता रहे हो फ्रैंकली अगर आप इस चीज को क्लियर करके चले जाओ तो आपको तो एग्जामिनर्स आल्सो नो फ्यू रिस्ट्रिक्शंस जो या फ्यू लिमिटेशंस जिसकी वजह से प्रॉब्ली आप उस तरह से मेजरमेंट्स नहीं बता सक रहे हो, बट यू शुड हैव अ कॉन्सेप्ट एटलीस्ट। ठीक है, पहले ये कर लेते हैं, उसके बाद विल टेक क्वेश्चंस, क्योंकि हो सकता है कई सवालों के जवाब आपको इसमें मिल जाए। सो यस, पीओपी पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स क्वांटिफिकेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो जब ये अल्लाह करे आप लोगों को समझ आ जाए तो you'll get to know कि जो हमारी कन्वेंशनल स्टाइल ऑफ स्टेजिंग है वो कितनी इनकम्प्लीट है और वो कितनी गलत है। गलत इन द सेंस कि वो एक बिल्कुल हैपहैजर्ड सी है कि जी अच्छा इसको प्रेसिडेंसी है, इसको स्टेज 1 है, स्टेज 2, but that conventional method of staging is actually not covering many things which includes anterior wall prolapse, जिसको हम कहते हैं कि सिस्टोसील। सिस्टोसील हम कह देते हैं माइल्ड मॉडरेट सिवियर ताकि बात खत्म हो और एग्जामिनर बात हमें आगे लेके जाए। बट ये जो लेकिन जो सिस्टोसील है उसके अंदर थोड़ा सा हमें पता तो होना कि कितनी को एंटीरियर वजाइनल वॉल के नीचे आके, सिमिलरली पोस्टीरियर वजाइनल वॉल। सो पॉपक्यू एक्चुअली कवर्स ईच एंड एवरीथिंग। ऐसी ऐसी चीजें कि हमें भी नहीं पता है कि वजाइना में कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो कि ये इंक्लूड कर रहे हैं। सो लेट्स सी, ठहरो मैं इसकी ठहरो एक सेकेंड। यस दिस, अच्छा सो ठहरो मैं थोड़ा सा इसको छोटा करूं अपना ताकि आप लोगों को मेरा एरो नजर आ रहा है आप लोगों को? यस मैम। हाँ गुड। जी अच्छा मैम देखो आज ये आप लोग सब देखते हो ये डायग्राम है एंड देन ये जो इसके साथ सारा ये जो टेबल बना हुआ टेबल 3x3 का है। इसका एक छोटी सी बात सामने नजर आ रही है कि टोटल 9 मेजरमेंट्स हैं जो पॉपक्यू इंक्लूड कर रहा है वजाइना के अंदर, और वो 9 मेजरमेंट्स ईच एंड एवरी मेजरमेंट इज इम्पोर्टेंट क्योंकि वो हमारी मैनेजमेंट को फर्क ला रहा है, नंबर 1। नंबर 2 उससे पेशेंट के सिम्टम्स का हमें पता चलेगा। नंबर 3 ये कि जब आप एग्जाम में या अदरवाइज भी अपना पेशेंट देख रहे होगे एंड इफ यू आर ट्राइंग टू क्वांटिफाई इट बाय पॉपक्यू तो आप पता हो कि शुड नॉट मिस एनी ऑफ दीज मेजरमेंट्स। ठीक है, अब ये सब है क्या? देखने में तो ये बड़ा एक ऐसे रट्टे वाली चीज लग रही है लेकिन ये रट्टे वाली चीज है नहीं। ठीक है, यू नो दिस इज सर्विक्स एंड दिस इज यूट्रस और ये वजाइना है सारी। ठीक है, देखो ये जो सारी मेजरमेंट्स हैं उसमें से आप एक ये टोटल वजाइनल लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टोटल मैं अभी पहले इस तरह करी हूँ फिर मैं आपको विद व्हाइट बोर्ड डायग्राम बना के बताती हूँ ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट हो जाए। एरो मेरा नजर आ रहा है ना आप लोगों को? सो दिस टोटल वजाइनल लेंथ इज वी नो इट्स द टोटल लेंथ ऑफ द वजाइना। एक ये वाहिद मेजरमेंट है पॉपक्यू में जो कि पेशेंट को स्ट्रेन कराए बगैर की जाती है। जब हम प्रोलैप्स को मेजर कर रहे हैं, चाहे प्रोलैप्स है या नहीं है पेशेंट को या वेल सपोर्टेड यूट्रस है, बाकी सारी मेजरमेंट्स सी यानी कि सर्विक्स, डी यानी कि पोस्टीरियर फॉर्निक्स, ए स्मॉल ए यानी कि लोअर पार्ट 3 अप टू 3 सेंटीमीटर ऑफ एंटीरियर वजाइनल वॉल, दिस इज द वजाइनल वॉल। ठीक है, बी ए इज द डिस्टल पार्ट, रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एंटीरियर वजाइनल वॉल। AP is the lower part of the anterior, यानी कि proximal 3 centimeter of posterior part of the vaginal wall.
and BP is the distal part of the vaginal wall, right? All the other measurements are done by asking patient to do Valsalva or do a bit of straining. Total vaginal length is the number one or the very first measurement that is done in this patient. ये सबसे पहली measurement है जो हम POPQ को करते हुए करेंगे, which is the total vaginal length of the patient, जो कि हमने patient को strain कराना ना कराने से vaginal length पे फर्क नहीं पड़ता, इस वजह से this is the only measurement जिसमें हमने patient को patient मतलब we don't need to ask her to strain or to do Valsalva, ठीक है? So टोटल वजाइनल लेंथ, अब ये हमारी जो उंगलियां है ना, हमारे वी नीड टू नो कि हमारी उंगलियों की कहाँ तक की लेंथ कितने सेंटीमीटर्स है. इफ यू डोंट हैव द गेज, राइट, सो टोटल मोस्टली इट इज 10 सेंटीमीटर्स. सो टोटल वजाइनल लेंथ तो आपने पता कर ली एपेक्स वाले फॉर्निक्स तक ले जाके जेनिटल हाइटस तक. जो हमारे जेनिटल हाइटस या हाइमन कह लो, हमारा वो डिमार्केशन है या वो हमारा एक पॉइंट है जहां से हमने सारी मेजरमेंट्स करनी है. GH which is the genital height is the measurement hymen, ठीक है. genital height क्या है वो मैं आपको बाद में बताती हूँ. आप hymen is that demarcation point जिससे हम हर चीज मेजर करें. So total vaginal length is measured from hymen till the apex of the apical fornix. और वो इसमें हमने cervix को descend की हमें जरूरत है या नहीं है, we have nothing to do with that. Patient को Valsalva कराने की जरूरत नहीं है. TVL is the only measurement which is done without asking patient to strain, right? So TVL तो आपने find कर ली, which is from hymen till the maximum length of the vagina. उसके बाद ये मेजरमेंट करने के बाद हमने पेशेंट को कहना है कि वाल्सेल्वा करे या हल्का सा स्ट्रेन करे, ठीक है. उससे क्या होगा कि सी यानी कि सर्विक्स, दिस सी पॉइंट, सर्विक्स का जो कफ है, दिस पॉइंट, उन्होंने सी जरा ऊपर लिखा है, इट हैज टू बी हियर, दिस एपिकल पॉइंट ऑफ सर्विक्स. जब पेशेंट को हमने कहा कि हल्का सा स्ट्रेन करें तो थोड़ा सा 2 सेंटीमीटर तक ये सर्विक्स नीचे आ जाता है हर इंसान में. डिसेंट वाले में तो शायद ज्यादा भी थोड़ा आ जाए, लेकिन वो तो फिर और मेजरमेंट होगी, मैं नॉर्मल में बता रही हूँ. तो जब ये सर्विक्स थोड़ा सा, यानी कि अगर 10 सेंटीमीटर की आपकी वजाइना आएगी तो 2 सेंटीमीटर बिलो सी आएगा, ठीक है. सो सी कैसे मेजर होता है, दिस सर्विक्स और कफ विच इज कॉल्ड पॉइंट सी. सी की मेजरमेंट क्या है, फ्रॉम हाइमन, ठीक है. हाइमन हमारा हर चीज में हमारा हाइमन डिमार्केशन पॉइंट है, राइट. फ्रॉम हाइमन टिल द एपेक्स ऑफ सर्विक्स विच इज द सी पॉइंट, ठीक है. सो ये हमारी सी की मेजरमेंट आ गई. TVL समझ आए, जहां किसी को समझ आए प्लीज वही पॉइंट आउट कर लो, वी कैन कीप ऑन रिपीटिंग इट. सो TVL इज द टोटल वजाइनल लेंथ. सी यहाँ ऊपर लिखा हुआ है, सी यहाँ है. सी इज द सर्विक्स ना, जो एक्सटर्नल सर्वाइकल आपको ऑस नजर आ रहा है, दैट इज सी, राइट. सो अब सी में क्या होगा, टोटल वजाइनल लेंथ में मैंने आपसे कहा है कि वी हैव नथिंग टू डू विद द डिसेंट ऑफ एनीथिंग और एनीथिंग नॉट, बिकॉज हमने सर्विक्स, हमने TVL पता करनी है, टोटल वजाइनल लेंथ पता करनी है. उसमें हमें अभी दिस इज द ओनली मेजरमेंट जिसमें हमने पेशेंट को स्ट्रेन कराना ना कराने से मेजरमेंट बदलेगी नहीं, ठीक है ना. TVL में इफ समबडी हैज गॉट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग वजाइना तो इट विल रिमेन लाइक दैट, राइट. सो TVL इज समथिंग जिसमें आपने स्ट्रेन कराने की जरूरत नहीं है. Okay, so total vaginal length is from hymen till the maximum point of vagina, which is total vaginal length. ये पता करने के बाद हमने पेशेंट से कहा कि वाल्सेल्वा मैनूवर करें या फिर हल्का सा स्ट्रेन करें. उससे क्या होगा कि ये जो सी पॉइंट है, which is the apex of cervix, right here, this cervix comes a bit below the normal level, 2 centimeter, little 2 centimeter below, which is normal. 2 centimeter cervix coming down from the apex of vagina is normal, right? So what is C now? See how the C is measured. C is measured from hymen till the maximum point of cervix, जो हल्का सा वाल्सेल्वा या स्ट्रेन कराने से नीचे आया. पेशेंट ने स्ट्रेन किया, हल्का सा जोर लगाया तो नीचे आया हल्का सा. So from hymen till the external cervical os is the C point. ठीक है? Okay. Which is what? C point क्या होगा फिर? It is total vaginal length minus 2 centimeter. ऐसा ही है ना? Which is normal. It is not called prolapse. If cervix is 2 centimeter below the normal point, prolapse क्या होता है वो भी अभी हम करते हैं. So if cervix is 2 centimeter below the total vaginal length,
it means TVL minus 2 is cervix actually, is C. ठीक है, and again बार बार मैं आपसे कहूंगी कि C is actually from hymen till the external cervical os. ठीक है, now next point. Okay, so next point is D. ठीक है, what is D? D is actually the posterior vaginal fornix. ठीक है, okay, एक second just. Okay, so what is D? D is the posterior fornix. ठीक है, so how is D measured? D is actually again measured from the demarcation point, which is hymen. From hymen till the posterior vaginal fornix, that is D. तो जब हमने पेशेंट से कहा कि हल्का सा स्ट्रेन करें, डी भी वो मेजरमेंट है. मैंने आपसे कहा कि TVL is the only measurement which is done without asking patient to strain. The rest of the measurements are done after she is asked to do Valsalva or to do some straining. So C हमने measure कर लिया from hymen till external cervical os. D is till the posterior vaginal fornix. वो कैसे होगा? From hymen हमारा जो है ना वो demarcation point है हर चीज में. So D is measured from, अब patient ने strain किया हुआ to C is TVL minus 2 centimeter, right? So now posterior vaginal fornix तक हमने कैसे measure किया? From hymen till the posterior vaginal fornix is D. अब देखो आप ये बात देखो कि पॉप क्यू जो है, इट इज सच अ डिटेल्ड एंड मतलब इट इज नॉट मिसिंग एनी पॉइंट और एनी एरिया इन वजाइना जिसका हम प्रोलैप्स कैलकुलेटेड तरीके से नहीं बता रहे. बाकी आज तक हम जो बताते रहे कन्वेंशनल क्लासिफिकेशन में, उसमें हम सब्जेक्टिवली कहते रहे कि सेकेंडरी प्रोलैप्स है पेशेंट का विद माइल्ड और मॉडरेट सिस्टोसील और सिलेक्टोसील. However, this POPQ classification is something जो आपको पूरा calculated बताएगा. And if you have, I don't know, I have never used or seen any measuring gauge in vagina. If you have that, I don't know, you can use that. However, आप हाँ वैसे अगर आप सोचा जाए तो साउंड को आप बना सकते हो वो मेजरिंग गेज वजाइना का. खैर वो कंफ्यूज नहीं होते, अदरवाइज यू कैन यूज योर फिंगर्स, आप फिंगर से कर सकते हो. सो ठीक हो गया. अब आई होप कि सी डी और TVL का तो कॉन्सेप्ट हो गया. एक्सक्यूज मी मैम. जी मैम आपने बताया कि अभी जो टोटल वेजाइनल लेंथ है वो हमने स्ट्रेन के बगैर लेनी है, बाकी सारी मेजरमेंट्स विद स्ट्रेन लेनी है. तो मैम पोस्टीरियर फोनिक्स को हम स्ट्रेन के साथ कैसे लेंगे? पोस्टीरियर फोनिक्स भी थोड़ा सा देखो ना, जरूरी नहीं है. डी एक्चुअली क्यों हमने स्ट्रेन के साथ लेना है? क्योंकि डी तो वरना TVL जितना ही हो गया ना. फिर TVL और डी में कोई फर्क ना होता. It's very rare, but you can see some patient जिसके अंदर cervical descent के साथ हल्का सा D भी prolapsed हो. इसलिए आपने D को भी strain के साथ लेना है. ठीक है, अगर आप D को strain के बगैर लोगे तो D will be, अगर आप गौर से देखो तो D will actually be equal to TVL. मैम यही मुझे आइडिया है कि जो D होता है वो हमारा ऑलमोस्ट टोटल वेजाइनल लेंथ के इक्वल होता है, बिकॉज इट इज एक्चुअली द अगर देखो आपने वर्ड यूज किया ऑलमोस्ट, अगर एब्सोल्युटली इक्वल होता तो ये दो अलग खाने ना बनते. ये दो अलग खाने क्यों बने? ये दो अलग खाने इसलिए बने हैं क्योंकि TVL इज समथिंग जिसमें आपने एक ओरिजिनल वजाइना की लेंथ को मेजर किया. ठीक है, वो करना जरूरी था. उसके बाद सॉरी हाँ ये मेरे को ऐड कर लो उसके बाद. अच्छा, सो TVL इज समथिंग जिसमें आपने विदाउट स्ट्रेन आपने वजाइना की लेंथ को मेजर किया. ये देखो, उसके बाद आपने पेशेंट को स्ट्रेन कराया. cervix comes 2 centimeter below the normal level, right, which is again normal for the patient. So C will be TVL minus C. D is actually the posterior fornix, again measured from the hymen till the posterior fornix. But if patient strains तो C और तो D भी थोड़ा सा नीचे आएगा. लेकिन D coming down does not mean that vagina is shorter than what we have measured. Okay, इस वजह से TVL और D डिफरेंट खाने हैं, क्योंकि TVL तो ओरिजिनल उसकी लेंथ है वजाइना की टोटल, और D जो है वो उसको स्ट्रेन करने के बाद आप कर रहे हो. मैडम ये सारी मेजरमेंट्स जो हैं हम सिम्स पोजीशन में ले रहे हैं? नहीं, ये सारी मेजरमेंट आप डॉर्सल में भी में ले रहे हो बेसिकली. आई थिंक इट्स इजियर टू टेक इट इन डॉर्सल पोजीशन. हाउएवर यस, इफ यू हैव अ गुड मेजरिंग गेज
क्योंकि हम जब फिंगर से पीवी करते हैं और देखते हैं उससे हमें ज्यादा आसानी से मेजरमेंट्स होती है फिर यूजिंग फिंगर्स. नाउ इट अगेन डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्टिव कन्वीनियंस कि आपको अलग अलग किसको क्या कन्वीनियंट लगता है. सिम्स लैटरल पोजीशन में भी आप कर सकते हो और आप डोर्सल पोजीशन में भी कर सकते हो. सो डोर्सल में फिंगर, अगर आपने फिंगर्स यूज करनी है, जो कि प्रॉब्ली एग्जाम में भी हम फिंगर्स ही करेंगे, अपने क्लिनिक पे भी फिंगर्स करेंगे, इफ यू आर अप्लाइंग POPQ या कहीं पे भी, तो फिर आपका फिंगर्स से तो आप डोर्सल पोजीशन में इट्स इजियर टू यूज योर फिंगर्स एंड डू ऑल दीज मेजरमेंट्स. अगर आपका लेकिन सिंस पोजीशन में मुझे लगता है कि आप मेजरिंग एज से ज्यादा आसानी से कर सकते हो. ठीक है. सो आई होप ये वाला कॉलम क्लियर हो गया. अगर किसी को ये वाली साइड क्लियर नहीं हुई तो हम आगे चलते हैं. ठीक है. अगर कोई क्वेश्चन है तो फिर वापस आ जाएंगे. सो TVL, आई होप कि अभी सभी ने जो क्वेश्चन किया था अबाउट द डी वो क्लियर हो गया. डी इज आफ्टर द प्रोलैप्स और आफ्टर आस्किंग टू स्ट्रेन अ बिट. तो अगर तो उसका पोस्टीरियर फॉर्निक्स नीचे नहीं आ रहा तो डी कैन बी इक्वल टू TVL व्हिच इज एब्सोल्युटली नॉर्मल. इसका मतलब है कि उसकी हेल्दी वजाइना और हेल्दी पोस्टीरियर फॉर्निक्स है. देयर इज नो प्रोलैप्स इन द पोस्टीरियर फॉर्निक्स. दैट इज व्हाई डी इज इक्वल टू TVL. लेकिन अगर स्ट्रेन करने पे डी भी नीचे आ गया तो इसका मतलब है कि उसका कुछ ना कुछ प्रोलैप्स है. लेकिन किस लेवल से हम इसको POP में ऐड करते हैं वो भी हम आगे देखेंगे. ठीक है. आगे चले. मैडम ये सारी जो मेजरमेंट है ना वो जैसे हाँ. वर्कशॉप भी होते हैं और लास्ट टाइम मैंने अटेंड भी किया था एक वर्कशॉप यहाँ कराची में, तो उन्होंने जो है ना टंग डिप्रेशन रखा हुआ था और उस पे मार्किंग बनाई हुई थी, तो हमने जो है वो देखो, दैट इज ऑल्सो गुड आइडिया एक्चुअली. यू कैन यूज अ टंग डिप्रेसर. यस. उसके ऊपर मार्किंग आप फिर वही रूलर से रख के ही बनाओगे ना 1 सेंटीमीटर एग्जैक्ट मेजर करके. दैट इज ऑल्सो गुड आइडिया. यू कैन यूज योर फिंगर्स ऑल्सो. I don't think so you should take some measuring thing with you. I don't really think so. लेकिन हाँ, ये कॉन्सेप्ट पूरा जरूर क्लियर हो. करने को तो आप अपनी फिंगर्स को भी अगर इंचेस में आपको पता चल जाए कितना क्या इंच है तो अगर आप सोचो तो इस तरह अप्लाई हो सकता है. या फिर यस, दैट टंग डिप्रेशन वाला आइडिया इज वेरी गुड. वो अप्लाई कर लेना. ठीक है. चलो पहले ये कॉन्सेप्ट ले जो लेना. पोजीशन हाँ. है ना उस पे मैडम पोजीशन पे थोड़ा मसला हो रहा था कि जैसे एग्जामिनर्स बोलते हैं कि अगर प्रोलैप्स है तो आपने सिम्स पोजीशन में ही सारी मेजरमेंट्स लेनी होती है, तो पॉपक्यू थोड़ा सा इस हिसाब से भी समझ नहीं आता कि हमने फिर तो स्पेकुलम बहुत मुश्किल है सेम्स पोजीशन में फ्रैंकली करना. जी मैडम यही बात है. पहले तो POPQ कर लो पूरा, उसके बाद हम पोजीशन फाइनल करते हैं. ठीक है. पहले आप ये इस कॉन्सेप्ट ले लो ना, इसका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ले लो एक दफा कि ये है क्या चीज है. आई होप ये TVL C और D समझ आ गया सबको. आगे चलते हैं. चले आगे फिर. ओके. सो नेक्स्ट. यस. अब हम आगे आते हैं इन दो मेजरमेंट्स पे. ठीक है. विच इज द इंटीरियर वॉल एंड AA एंड अनदर पार्ट ऑफ इंटीरियर वॉल विच इज द BA. मैंने आपको शुरू में बताया व्हाट इज AA एंड व्हाट इज B. A is the proximal 3 centimeter of anterior vaginal wall and BA is the distal part of the rest of the anterior vaginal wall. And similarly, AP, which is the posterior proximal 3 centimeters of the posterior vaginal wall, and BP is the posterior rest of the distal part of the posterior vaginal wall. ठीक है. अब ये इसी तरीके से मेजर होता है. अब देखो पेशेंट को, अब ये वाली मेजरमेंट्स भी पेशेंट को स्ट्रेन कराने के बाद किए. उसको हमने वल्सरवा कराया या हमने स्ट्रेन कराया. जब स्ट्रेन कराया तो अलग अलग मेजरमेंट्स हो रही है कि खाली ए का प्रोलैप्स कितना है और BA का प्रोलैप्स कितना है. वो हम किस तरह से डिग्रीज बनाते हैं वो भी मैं आपको भी बताती हूँ कि यहाँ तक की मेजरमेंट अगर इसकी 1 सेंटीमीटर inside the vagina and 1 centimeter below the vagina. If it is, if prolapse of any of the measurements BA, C, maybe AA, or this D or BP or AP, if anything is coming up to 1 centimeters inside the vagina, so it is definitely first degree. If it is above 1 centimeter inside the vagina, then it is 0 degrees actually. It is not a prolapse, but it has to be up to 1 centimeter up to vagina. So if it is here, it is first degree. If it is 1 centimeter inside and 1 centimeter outside within this much range, it is second degree. और उसके आगे की डिग्रीज में आपको आई फाइंड आउट अ डायग्राम जिससे मैं आपको बता सकूं, क्योंकि उससे आगे की जो होती है टोटल वजाइनल लेंथ -2 अगर वो बाहर निकल रहा है तो दैट इज थर्ड डिग्री एंड बियॉन्ड दैट इज फोर्थ डिग्री. विल डू दैट.
अच्छा, सो ए इज एक्चुअली, मेरा मकसद क्या था ये मेजरमेंट्स बताने का कि देखो ना 1 सेंटीमीटर इनसाइड द वजाइना तक कोई भी चीज आई हो, सी हो सकता है कि ए और बी ए आया हो 1 सेंटीमीटर तक, लेकिन सी ना आया हो, जब हम कहते हैं कि वेल सपोर्टेड यूट्रस है, और ए और ए पी का कुछ पार्ट आया हो। सो और हो सकता है कि ए और बी ए जो है वो सेकंड डिग्री तक आ रहा हो, लेकिन ए पी और बी पी और सी जो है वो फर्स्ट डिग्री तक आ रहा हो। तो जब हम ये पूरा कॉलम सारा ये जो टेबल है ये फिल करते हैं, तो हमें एक एक प्रोलैप्स का पता चलता है। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिखते हैं कि कहाँ किस लेवल तक आया हुआ है, ये +1 तक आया हुआ है ए, +1 तक, +2 तक या +1 तक बी आया हुआ है, लेकिन +2 तक सी आया हुआ है, तो वी गेट टू नो कि +2 का मतलब ये है कि बिल्कुल बाहर निकला हुआ है सी, लेकिन ए और बी ए जो है वो 1 सेंटीमीटर के अंदर अंदर है। आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ रही है बात। सो एंटीरियर ए is this one, which is the proximal part of the lower part of the vagina, and BA is the distal part of the vagina, and similarly AP or BP. अगर किसी को इसमें अब देखो इसमें क्या क्या नजर आ रहा है। ऑब्वियसली बीपी जो है वो ज्यादा जा रहा है टुवर्ड्स इंटेरोसील, एपी शो कर रहा है रेक्टोसील को, बीए शो कर रहा है मार्क्ड सिस्टोसील को, यानी कि ब्लैडर वाला पूरा सिस्टोसील नीचे आ रही है। ए शो कर रहा है थोड़ी माइल्ड सिस्टोसील को। ओके, सो ये जो सारी की सारी अलग अलग मेजरमेंट्स हैं, ये जो है हर पार्ट को अलग अलग उसके प्रोलैप्स को शो कर रहा है। और सिमिलरली हमारा डिमार्केशन पॉइंट क्या है, हाइमन। ठीक है, ए और बी ए पी और बी ए बीपी का किसी को नहीं समझ आया तो बताएं। डॉक्टर रूपा, यहाँ एक क्वेश्चन कर लो। जी जरूर। डॉक्टर रूपा, जब आपने यूवी प्रोलैप्स का केस करवाया था तो तब आपने कहा था कि यूट्रस जब प्रोलैप्स करता है तो इट्स जस्ट लाइक अ टेंट, ये इम्पॉसिबल है कि उसके साथ वेजाइनल वॉल्स का प्रोलैप्स ना हो। सॉरी, क्या फिर से क्वेश्चन करो। मैम, जब आपने यूवी प्रोलैप्स का केस किया था तो तब आपने बताया था कि इट्स जस्ट लाइक अ टेंट, जब टेंट का सेंट्रल पार्ट यूट्रस जो है वो हाँ, प्रोलैप्स करेगा, तो इट मींस ये कि एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वॉल्स भी साथ प्रोलैप्स has to, करेगा। yes, it is impossible that C is coming down, but there is no prolapse of AA or AP or BA, BP may not be coming down, but if C is down, so A or AP will also be coming down, definitely. However, it can happen that only AA is coming down, but C is not coming down. जी मैम, यही एक चीज अभी जब आपने कही ना कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपकी सिस्टोसिल जो है वो ग्रेड 2 की हो, लेकिन पीछे रेक्टोसिल जो है वो बिल्कुल माइनस ही और हो ही ना। इसका या मतलब ये C कि ना हो। वेजाइनल वॉल्स की डिसओरिएंटेशन हो सकती है। हो सकती है। व्हाट इज दैट, व्हाट इज द सिस्टोसील एंड व्हाट इज रेक्टोसील, इसका कॉन्सेप्ट देखो ना। जी एक्सक्यूज मैम। मी, जो सिस्टोसील है, सिस्टोसील इज एक्चुअली द इट्स देखो, जो सिस्टोसील और रेक्टोसील या टेरोसील होती है वो हर्निया है वजाइनल वॉल में अंदर के ऑर्गन्स का, ऐसे ही है ना। व्हाट इज हर्निया? सॉरी, हर्निया इज एक्चुअली वीकनिंग ऑफ एनी पार्ट ऑफ द वॉल ऑफ द बॉडी, और उसमें से वो ऑर्गन्स या कंटेंट्स निकल के आना शुरू हो जाते हैं। जैसे एब्डोमेन तरह वजाइनल वॉल की कहीं पे वीकनेस है, जैसे कि नॉर्मल डिलीवरीज या कंजेनिटल या व्हाटएवर, तो उसमें से रेक्टम थोड़ा सा प्रोलैप्स कर जाए तो दैट इज रेक्टोसील। अगर ऊपर वाले पार्ट से स्मॉल इंटेस्टाइन प्रोलैप्स कर जाए तो दैट इज इंटेरोसील। ठीक है, मोस्टली इंटेरोसील एपेक्स से प्रोलैप्स करती है। सो सिमिलरली विद द ब्लैडर, एंटीरियर वॉल से जो प्रोलैप्स होगा उसमें से ब्लैडर आएगा तो वो सिस्टोसील हो जाएगी। ठीक है, तो इसके अंदर अगर एंटीरियर, अगर सिर्फ एंटीरियर वॉल में हल्की सी वीकनेस है और खाली सिस्टोसील है, तो जरूरी नहीं है कि सर्विक्स नीचे है। लेकिन जब सर्विक्स नीचे आएगा तो जैसे मैंने कहा था कि एक टेंट की तरह है, और जब टेंट की छत नीचे आती है तो वो एंटीरियर और पोस्टीरियर सपोर्ट्स को लेके नीचे आती है। तो जब ये टेंट की छत नीचे आएगी तो एंटीरियर और पोस्टीरियर जो इसके आगे और पीछे के सपोर्ट्स हैं वो भी कुछ ना कुछ प्रोलैप्स कर जाएंगे। लेकिन इट इज पॉसिबल कि टेंट की छत कायम रहे, लेकिन सिर्फ इंटीरियर जो सपोर्ट है वो थोड़ा ढीला हो जाए और उधर सिस्टोसील आ जाए। सॉरी, ये मैं म्यूट आप लोगों को करती हूँ, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो रही थी। ठीक है, आई होप कि समझ आ रही है। आज तो लगता है सारी क्लास पॉप पे ही हो जाएगी।
मतलब मैम इसका मतलब ये हुआ कि अगर इफ द रूफ ऑफ द टेंट इज कमिंग सो इट विल टेक समथिंग अलोंग विद इट, कुछ ना कुछ अपने साथ यस, लेके आएगा। और बाकी इमेजिन अगर जी, हाँ जैसे 2 दरख्त है उसके बीच में झूला लगा है, राइट? झूले का सेंटर पॉइंट जब प्रोलैप्स करेगा या बुरी तरह बेंड डाउन करेगा या उसका बैलेंस खराब होगा, तो जो झूले का के दोनों एंड्स है वो भी तो ढीले होंगे ना। ये तो नहीं हो सकता कि सिर्फ जो पूरे के मतलब ऑब्वियसली पूरा का पूरा झूला जब नीचे आना है और सेंटर पॉइंट जब नीचे आ रहा है, तो उसके जो दोनों सपोर्ट्स हैं झूले के वो भी साथ में नीचे गिरेंगे, इंस्टेड कि सिर्फ सेंटर पॉइंट गिर जाए और 2 सपोर्ट्स अपनी जगह पे कायम रहे। इट्स नॉट पॉसिबल, राइट? मैडम ये पॉसिबल है कि सिस्टोसील और रेक्टोसील जो हो सिर्फ वो दोनों एक साथ हो और जो सर्विक्स हो वो दिस इज पॉसिबल, उसका दिस इज प्रोलैप्स पॉसिबल ना क्योंकि सर्विक्स के सपोर्ट्स और भी है ना। सर्विक्स का तो कार्डिनल लिगामेंट्स ने भी पकड़ा हुआ है, ठीक है? ठीक है। व्हाई इज इट पॉसिबल? क्योंकि अगर सिर्फ एंटीरियर और पोस्टीरियर वॉल प्रोलैप्स है तो वो तो फिर एंटीरियर पोस्टीरियर वॉल की वीकनेस है, उसकी वजह से उसका प्रोलैप्स हो रहा है, ठीक है? So what is GH and what is PB? What is genital hiatus and what is perineal body? Genital hiatus is also very easy. इसके अंदर होता है कि जो यूरेथ्रल मीएटस है उधर से लेके पोस्टीरियर एंड ऑफ द हाइमेन तक, ठीक है ना? ये पूरा GH होता है और जो GHP जो है वो उसकी भी मेजरमेंट फिक्स्ड ही होती है एक तरह से, ठीक है? अच्छा, और जो पेरिनियल बॉडी है वो भी हर ह्यूमन बीइंग की डिफरेंट होगी, वो हाइमन के पोस्टीरियर एंड से लेके एनल कैनाल के सेंटर पॉइंट तक, ठीक है ना? सो दिस इज द मेजरमेंट ऑफ पेरिनियल बॉडी। तो ये होता है, ठीक है? सो जेनिटल हाइटस इज फ्रॉम द यूरेथ्रल मीएटस टिल पोस्टीरियर एंड ऑफ द हाइमन, और जो पीबी है वो पोस्टीरियर एंड ऑफ द हाइमन से लेके सेंटर ऑफ द एनल कैनाल। अब इस सारी चीज में बात आपने क्या याद रखनी है? इस सारी चीज में एक बात तो आपने ये याद रखनी है कि जो हमारा मेजरिंग पॉइंट है वो हाइमन है, ठीक है? नंबर 1। नंबर 2 क्या बात आपने याद रखनी है कि ये सारी मेजरमेंट्स हैं क्या क्या। इसमें से टोटल वजाइनल लेंथ, whether patient is a case of prolapse or not, vaginal length does not change actually. So vaginal length is the only measurement, क्योंकि it is the only measurement कि जो कि आपने स्ट्रेन कराए बगैर करनी है। किसी की अगर वो 10 सेंटीमीटर है तो वो 10 सेंटीमीटर ही है, वो उसकी कम या ज्यादा नहीं हो जाएगी अगर वो प्रोलैप्स का केस बन जाएगा। So TVL is one measurement which you will measure with before asking patient to strain down or before you do or you ask her to do Valsalva maneuver, ठीक है? So TVL तो हो गया। उसके बाद की जो टोटल 9 मेजरमेंट्स है, ये बात भी याद रखना इसके अंदर। So TVL is this measurement। अच्छा, उसके बाद C is the external cervical os कह लो या tip of the apex of the cervix है, जो कि जाहिर है जब आप स्ट्रेन कराओगे नॉर्मली 2 सेंटीमीटर वैसी वजाइना से। TVL is always C is TVL minus 2 एक्चुअली। सो जहां पे भी C होगा आपने मेजर करना है हाइमन से लेके एपेक्स ऑफ सर्विक्स तक। D is the posterior fornix। Mostly TVL and D are the same, but if patient strains and D comes down, then you get to know that के जो D है उसकी मेजरमेंट TVL से फर्क होगी, क्योंकि पोस्टीरियर फॉर्निक्स भी तो प्रोलैप्स कर सकता है ना, ठीक है? अच्छा, उसके बाद ये जो AA और BA है ये एंटीरियर पार्ट ऑफ द वजाइना को शो कर रहे हैं, एंटीरियर वजाइनल वॉल को, प्रॉक्सिमल और डिस्टल पार्ट। इसी तरह AP और पोस्टीरियर और BP जो है वो पोस्टीरियर वजाइनल वॉल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। GH मैंने आपको बताया कि जेनिटल हाइटस है, which is actually again from the urethral meatus till the posterior part of the hymen, or PB is the perineal body, which is from the posterior part of the hymen till the center of the anus, central point of the anus, जो कि ये हो गया। So TVL, PB और GH ये तो हमारी, चलो किसी के अंदर अगर 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर की पेरिनियल बॉडी है तो वो उतनी ही होगी एक्चुअली, बट जो प्रोलैप्स है वो बहुत ज्यादा शो होगा दिस AA, BA, C से, जो कि हमारी मैनेजमेंट में भी कल को फर्क डाल सकता है। इसी तरह posterior wall और posterior fornix का prolapse। So this is covering each and everything actually, ठीक है? ठहरो एक मिनट, ओके। अच्छा, इसके अंदर डॉक्टर अरूबा जो टोटल वेजाइनल लेंथ है वो तो हर पेशेंट की अपनी होगी ना? एग्जैक्टली, बिल्कुल, वो हर एक की क्योंकि अपनी मैंने होगी।
आई रिमेम्बर वन ऑफ माई कंसल्टेंट बर्ड्स वो कहती थी कि टोटल वेजाइनल लेंथ को मैयर करने की जरूरत नहीं, ये एक फिक्स पॉइंट होता है 8 से 10 सेंटीमीटर, हर किसी का इतना ही होता है। Mostly it is 10 centimeters, but yes, it may be different also. मैडम ठीक ये है, तो लास्ट मेजर करने की जरूरत है। जी अस्सलाम मैंने वालेकुम मैम। क्लासिफिकेशन अस्सलाम लास्ट टाइम वालेकुम। जब डॉक्टर, सॉरी मैं अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर लूं। हाँ करे। मैम ये पॉपक्यू क्लासिफिकेशन लास्ट टाइम पीसी में जब कॉन्फ्रेंस हुई है तो डॉक्टर अर्शद चौहान ने लेडी विलिंगटन की डॉक्टर साहिबा को, मैं जिनमें सॉरी उनका नाम नहीं, उन्होंने इसी तरह सेम करवाई थी जैसे आपने बताई है कि 1 सेंटीमीटर अबव एंड 1 सेंटीमीटर बिलो। वो मैं वही ढूंढ रही हूँ, तो मैं व्हाइट बोर्ड ढूंढ रही हूँ कि आपको ड्रॉ करके कुछ बताऊं। जी अच्छा हाँ, तो आप मैं बोलते जो। वापस आके जब मैंने हॉस्पिटल में अपनी कंसल्टेंट के साथ इसको डिस्कस किया तो उन्होंने कहा कि सभी एग्जाम में कभी इस तरह के वर्ड्स मत बोलना, ये रिसर्च क्या प्रैक्टिस, ये पॉपक्यू की क्लासिफिकेशन के ग्रेड 1 इज 1 खुद नहीं ना सेंटीमीटर अबव। बोलनी, खुद नहीं जी बोलनी। कोई पॉपक्यू का स्टेशन हो या वो आपसे कहें तो बोलोगे ना। जी सॉरी। मैम मैं वही आपसे पूछने लगी हूँ कि फिर जो यूवी कोलैप्स होता है, मैम ने कहा उसे हाँ कभी इस तरह से नहीं डिफाइन करना जो इसकी डेफिनेशंस हैं, तो उसको भी हम किस तरह से डिफाइन करेंगे कि नहीं, मेरा कौन सा देखो ग्रेड है। अगर तो आपका प्रोलैप्स का केस है सीधा सीधा, तो आप उसको, जी बिकॉज आपकी तो वहां पे मैनेजमेंट डिस्कस होनी है प्रोलैप्स की, तो आप जी उसको सीधा सीधा अपने पुराने तरीके से फर्स्ट सेकंड थर्ड डिग्री करके बोलो एंड टॉक अबाउट सिस्टोसिल रेक्टोसिल द वे वी यूज्ड टू टॉक, के जी माइल्ड मॉडरेट सिवियर है, आपको सारा करके कंटिन्यू करो। इफ एग्जामिनर स्टॉप्स यू इन बिटवीन एंड आस्क्स यू कि व्हाट इज द पॉपक्यू क्वांटिफिकेशन फॉर दिस पेशेंट, तो फिर आप उसको उनको बात कर सकते हो अकॉर्डिंग टू दिस होल थिंग। लेकिन और कई दफा स्टेशन सिर्फ इसका हो सकता है, हम्म, ठीक है ना, अस्सलाम वालेकुम खुद मैम। से नहीं करने की मैम जरूरत। अगर लेकिन सॉरी एक अगर मिनट, सॉरी मैं बस बात खत्म कर लूं, मैं अभी आपकी बात सुनती हूँ। तो लेकिन खुद से अगर वो कहे पॉपक्यू क्या है क्वांटिफिकेशन, फिर आप उसको, फिर तो ये डिफाइंड है कि यहाँ तक -1 है, -1 और +1 तक के बीच में सेकंड डिग्री है, टिल -1 इट इज फर्स्ट डिग्री, +1 के नीचे TVL -2, यानी कि ये C जो है वो पूरा पूरा बाहर आ जाए। TVL -2 हमारा C था एक्चुअली, इफ यू रिमेम्बर राइट। तो +2 यानी कि थर्ड डिग्री स्टेज जो है, जो कि +1 के नीचे आती है, वो TVL -2 होती है। दिस मच लेंथ of the C as well as the anterior posterior walls come out, which is which is beyond the +1 point, which is TVL -2, then that is the third degree, and beyond that is fourth degree. So फिर तो आपने ये -1 +1 करके बात करनी है। मैम अगर Okay, हमारे पास पेशेंट आ प्लीज गए इसको प्रोलैप्स दोबारा में, रिपीट कर दे, थर्ड डिग्री सारा फोर्थ डिग्री। रिपीट करती हूँ। हाँ मुझे समझ आ रही है, आप लोगों को मैं बताती हूँ। मैं ना असल में वो ड्रॉ करने वाला ढूंढ रही हूँ, आप बोलते जाओ। मैडम जिस तरह अगर हमारे पास पेशेंट आती है प्रोलैप्स पे और हमें कहते हैं कि इसका एग्जामिनेशन करें अकॉर्डिंग टू द पॉपक्यू, तो हम पहले हाँ एक पेपर पे बताएंगे कि हम एक ग्रिड बना लेंगे और ठीक हम है। पेशेंट को डॉर्सल पोजीशन में हमने मतलब कर लिया विद एम्प्टी ब्लैडर और सारी चीजें प्रीरेक्विजिट्स फॉलो करके। फिर हमने अकॉर्डिंग टू एंटीसेप्टिक टेक्निक हमने जो है वो सबसे पहले जाके पेशेंट की जेनिटल हियाटिस पेरिनियल बॉडी की मेजरमेंट ले ली और पीवी की, और हमने जो है अपनी टोटल TVL ले लिया, टोटल वेजाइनल लेंथ विदाउट स्ट्रेनिंग। उसके बाद हम पेशेंट को स्ट्रेन करवाएंगे और हम फिर दोबारा पीवी करके देखेंगे और हम TVL -C मतलब जी, उसको हम मेजर करेंगे। फिर अगर TVL हमारे ऊपर minus whatever. C अ, may come down even beyond 2 centimeter if it is a जी case जी of prolapse. जी मैम, तो फिर हम करके देख लेंगे कि पहले हमारी टोटल पर वेजाइनल पे हमारी जो है लेंथ कितनी आ रही थी और अभी हमें सर्विक्स कहाँ टच हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम फिर उसकी मेजरमेंट लिख लेंगे। ऐसा ही है, फिर मैम ठीक है। अगर हमारी सिस्टोसील और रेक्टोसील हुई और जिस तरह अगर हम फिर इंटीरियर और देखेंगे पोस्टीरियर वॉल बोलो। एंटीरियर पॉपक्यू और में आपने पोस्टीरियर सिस्टोसील कंपार्टमेंट। रेक्टोसील नहीं बोलना। जी जी यस, मैम। इंटीरियर जी मैम, वॉल या इंटीरियर एंटीरियर कंपार्टमेंट और पोस्टीरियर पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। वॉल, मैडम सबसे ठीक है। पहले तो हम ये देखेंगे ना कि अगर स्ट्रेनिंग से हमारी दोबारा हम पीवी करें और 1 सेंटीमीटर ऊपर तक का प्रोलैप्स है ना, मतलब हम्म, -1 सेंटीमीटर अबव, जी तो वो तो फिर स्टेज 1 है। इफ द प्रोलैप्स इज बिटवीन +1 एंड -1, देन इट इज स्टेज जी 2। इफ द जी प्रोलैप्स इज, मतलब ये तो हमें ऑब्जर्वेशन से ही पता चल जाएगा और विद आवर फिंगर की मेजरमेंट से कि प्रोलैप्स कहाँ तक आ रहा है। जी अगर प्रोलैप्स जो है नीचे इज ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर, मतलब आउट ऑफ द इंट्रोइटस, और 1 सेंटीमीटर से जी ज्यादा है, तो वो ऑलरेडी स्टेज 3 में चला जाएगा। ठीक है, बिल्कुल
अच्छा, किसी ने भी क्वेश्चन किया कि -1 और +1 वाली चीज जरा रिपीट कर दें, ये समझ नहीं आई। उसके लिए मैंने ये कुछ ड्रॉ की है चीजें। अच्छा देखो, द थिंग इज कि ये तो आप अब पहले ये वाला डायग्राम देखो, इसको भी इग्नोर कर दें, इसको पहले देखें, ठीक है। ये जो +1 -1 वाली बात है ना, दिस इज एक्चुअली द क्वांटिफिकेशन और ग्रेडिंग ऑफ द प्रोलैप्स, विच इज, हमने किस चीज का प्रोलैप्स देखना है, हमने ये सर्विक्स का देखना है, हमने एंटीरियर और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट का प्रोलैप्स बेसिकली देखना है, ठीक है। उसके साथ हमने ये टेबल फिल इन करना है ना, ठीक है। अच्छा, उसके अंदर हमने क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल दिस सी इज एक्चुअली कमिंग अप टिल दिस, ये वाला पॉइंट क्या है, ये वाला जो पॉइंट है ना, एक सेकेंड, ये वाला जो पॉइंट है ना, दिस पॉइंट इज -1 विच इज हाइमन के ऊपर, यानी इनसाइड वजाइना -1 सेंटीमीटर है। ये वाला पॉइंट इज +1 विच इज हाइमन के नीचे +1 सेंटीमीटर है। If cervix is coming up till this point, it means it is first degree prolapse, which is up till -1 centimeters of the inside the vagina. ठीक है। If this C, तो फिर यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ हम लिखेंगे -1, ओके। इस टेबल पे लिखा जाएगा -1. If C is coming up till this point, for example, or it is somewhere here, it is beyond this -1, यानी कि maybe here or here, it is beyond this -1 centimeter inside vagina, it is up till here or here, then it is conventionally or maybe it is second degrees, ठीक है। अगर ये यहाँ आएगा तो यहाँ पर फिर -1 की जगह आ जाएगा -2, ओके, ठीक है। यहाँ पर सेकेंड डिग्री आ गई चीज, ठीक है। अच्छा, अगर ये +1 तक आ जाएगा तो या इस यहाँ तक भी ये सेकेंड डिग्री आएगा। अगर ये इसके नीचे आ जाएगा यानी कि बियॉन्ड +2, तो अब ये प्लस में बात शुरू हो गई। इसका मतलब है यहाँ पर आ गई बात प्लस, और ये कितने सेंटीमीटर बिलो आया हुआ है, ये +3 सेंटीमीटर आया हुआ है, ठीक है। तो फिर यहाँ पर आ गया 3, फिर यहाँ पर आ गया 3, ठीक है। 3 का मतलब ये है कि ये +1 से नीचे +2 हो सकता है, +3 हो सकता है, और इसका मतलब ये है कि अब ये पीछे था, इसके पीछे था फर्स्ट डिग्री, इस जगह पे था सेकेंड डिग्री, यहाँ पे कन्वेंशनल लिहाज से इट इज थर्ड डिग्री, लेकिन इस खाने में हमने क्या लिखा, +3, यानी कि जितने सेंटीमीटर ये सर्विक्स सी पॉइंट जो है, ये सी जो पॉइंट है, जितने सेंटीमीटर बिलो आ रहा है वहां पर वो चीज आ गई +3, ठीक है। इसी तरह हर चीज का प्रोलैप्स अलग अलग। अब ये ए है, ठीक है। अगर ए आता है यहां तक तो ये आ जाता है -1, ठीक है। अगर ये पॉइंट इंटीरियर ए जो है आता हमारा इसके नीचे यहां तक, तो ऑब्वियसली जितने सेंटीमीटर ये नीचे आता, मे बी ये -1 है, या ये 0 होता, या ये +1 पे गया हुआ है। Beyond -1, AA is also second degrees. However, AA और इसी तरह अगर ये +1 के नीचे आ गया AA, तो वो जितने सेंटीमीटर बिलो आ ही जा रहा है उतना हम प्लस कर ही जाएंगे, और यहाँ पर आ जाएगा फॉर एग्जाम्पल, अगर ये वो ही था, अगर ये 3 सेंटीमीटर या मे बी 4 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर नीचे आया हुआ है, तो हम उसको यहाँ पर उतने सेंटीमीटर +4 लिख देंगे। सो ये इस वक्त हम बात कर रहे हैं, स्टेज हो गई 1, यानी कि जहां तक -1 तक आया हुआ है, दिस इज -1 सेंटीमीटर, ठीक है, -1। इसके बियॉन्ड -1 इट इज स्टेज 2, ठीक है, यानी -1 से +1 तक। इसके बीच में -1 से +1 तक स्टेज 3, बियॉन्ड +1 इज स्टेज 3। स्टेज 3 और 4 में आपको अलग डायग्राम में इसमें अभी समझाती हूँ कि 3 क्या है, 4 क्या है। अभी आप स्टेज 1 2 3 और इस टेबल को फिल करना सीखो। सो सी मैंने आपसे कहा कि अगर -1 तक आया तो हम -1 लिखते हैं। अभी हमने इमेजिन किया कि ये +1 से बियॉन्ड चला गया, +3 तक आ गया था सी, जिसकी वजह से हमने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर वो लिख दिया। सिमिलरली ए, अगर इसी तरह BA हमने देखा, BA किस लेवल तक आया हुआ है उतनी मेजरमेंट हमने यहाँ लिख दी। फॉर एग्जाम्पल ये -2 आया है, ठीक है, तो उतनी मेजरमेंट हमने उसकी लिख दी। इसी तरह BP आपने मेजर किया, BP फॉर एग्जाम्पल कम रेक्टोसीलियन उसके पोस्टीरियर वॉल प्रोलैप्स कम है तो -1 लिख दिया। AP इसका चलो, इसका AP +1 तक अगर आया हुआ है तो आपने वो लिख दिया, ठीक है।
GH, PB और TVL तो मोस्टली अगर नहीं भी समझ आ रहा तो 10 सेंटीमीटर कर दो, ठीक है। मोर देन 90% लेडीज हैव 10 सेंटीमीटर TVL। सो PB जो है उसी तरह मोस्टली 2 to 3 सेंटीमीटर PB होता है, किसी का 2 होता है, किसी का 3 होता है, तो वो आप कर लो। और इसी तरह जेनिटल हाइट्स की भी मेजरमेंट। सो इस तरीके से आपने ये चीज कर लेनी है। मोस्टली डी जो है आमतौर पे हमें कम ही मिलता है कि डी, जिस तरह अभी किसी ने मेंशन किया है कि मुझे तो ये पता था कि TVL और डी और मोस्टली आपको सेम ही मिलते हैं, क्योंकि अगर डी का प्रोलैप्स है तो इसका मतलब है कि स्मॉल इंटेस्टाइन भी नीचे आ रही है, यानी कि इंटेरोसील भी नीचे आ रहा है। सो डी मोस्टली अपनी जगह पर ही होता है, तो उसको -1 से ऊपर ही रहने दो, या देख लो कि जितना भी, अगर 10 है तो 8 इसको कर दो मोस्टली, अगर इफ नॉट 8 तो यू कैन मेक इट 10, राइट। तो बेसिकली आपका जो कंसर्न है ना बाकी सारे कॉलम्स का, स्पेशली इन 3 का और इस 2 का स्पेशली, और डी इज वेरी रेयर टू कम डाउन, हाउएवर इट इज कमिंग डाउन, तो फिर आप उसको भी मेजर कर लो, वरना उतना ही लिख दो, या ज्यादा ही है तो 8 या 9 सेंटीमीटर हो जाता है। सो अच्छा, सो फर्स्ट सेकंड थर्ड डिग्री आपको समझ आ गया है, होप सो। यानी -1 तक अगर जो भी चीज आई है वो तो आपने मेंशन कर दिया, लेकिन दैट इज गोइंग टू बी फर्स्ट डिग्री। -1 से +1 तक इज गोइंग टू बी सेकंड डिग्री। थर्ड डिग्री इज बियॉन्ड +1। अब थर्ड डिग्री होता क्या एक्चुअली? थर्ड डिग्री को पता है क्या कहते हैं? थर्ड डिग्री इज बेसिकली TVL -2। इसका मतलब क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? मतलब सर्विक्स TVL भी नीचे आ गई है मैडम। जी, TVL क्या था? TVL -2 की ये वाली मेजरमेंट हमारी TVL -2 थी, इफ यू रिमेम्बर। नॉर्मल मेजरमेंट हमारी C की TVL -2 थी। TVL का फॉर्मूला एक तरह से हमारा था, C का फॉर्मूला था TVL -2, ठीक है ना। TVL -2 was equal to C in normal cases। यानी ये वाली जो पूरी मेजरमेंट है ना, दिस इज TVL -2। मैं इसको थोड़ा सा कलर कर देती हूँ ताकि आपको वो याद भी रहे। इसको मैं बता दी, मैंने गन मचा दिया, चलो। अच्छा, सो दिस वाज TVL -2, ठीक है, दिस टिल दिस। तो स्टेज 3 क्या थी? TVL -2 यानी बियॉन्ड +1, बट इतना ज्यादा पार्ट नीचे आ गया, यानी कि अगर ये आपका C था ना, तो और ये आपकी पूरी TVL थी, ये TVL थी, और दिस वाज TVL -2, ठीक है। सो C जो है वो इतनी ही लेंथ, यानी TVL -2 हाइमन से बाहर आ गए, यहां तक समझ आई? यानी ये जो सर्विक्स है, C का पॉइंट जो है, जितना लेंथ अंदर है पूरी की पूरी लेंथ बाहर आ गया। जी मैम, मतलब समझ इवर्ट आ हो गया गई ना? है। जी इवर्ट ही मैम। हो गई है। सो दिस इज स्टेज 3 एंड व्हाट इज स्टेज 4? स्टेज 4 इज बियॉन्ड दैट, Beyond that. जी मैम। प्रेसिडेंशिया जिसको हम कहते हैं, ठीक है। आई होप कि ये कुछ कॉलम आपको आसानी में, सिर्फ यूं भी याद रख लो। ठहरो, अभी जो मैंने गन मचाया इसको जरा हटाते हैं ताकि, अच्छा मैडम आप अगर इसको, सिस्टोसील जी है तो हम उसमें ए कैसे मेजर करेंगे और BA कैसे मेजर करेंगे, और पोस्टीरियर वॉल जैसे अगर पेशेंट डॉर्सल क्यों नहीं? पोजीशन में है तो हम हाँ, उसको फिर लेफ्ट लैटरल करके हम उसकी पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की मेजरमेंट्स लेंगे। आप उसी कंपार्टमेंट की मेजरमेंट डोर्सल पोजीशन में भी ले सकते हो। ठीक है However, मैम। अगर देखो अब पोजीशन की बात, इफ यू आर स्टार्टिंग विद द लेफ्ट लैटरल पोजीशन, आप उसमें भी इक्वली इसी तरह मेजरमेंट्स कर सकते हो। आई डोंट थिंक देयर इज मच डिफरेंस, इट डिपेंड्स ऑन योर ओन कन्वीनियंस। अगर आपने उसके लैटरल पोजीशन में या सेंटर पोजीशन में स्टार्ट किया काम, तो आप उसको पहले तो आपने आपने पूरी वजाइनल लेंथ मेजर कर ली, उसके बाद आपने TVL -2 करके C मेजर कर लिया स्ट्रेन करा के, फिर D भी मेजर कर लिया विच इज ऑलमोस्ट लाइक TVL। उसके बाद आपने एंटीरियर वॉल को देखा। नो डाउट थोड़ा सा लेटरल पोजीशन में एंटीरियर वॉल की मेजरमेंट्स बड़ी मुश्किल होती हैं, हाउएवर मैडम आपने लोअर 3 सेंटीमीटर प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द एंटीरियर वजाइनल वॉल के प्रोलैप्स को मेजर किया कि कितने डिग्रीज तक वो नीचे आ रहा है, कितने सेंटीमीटर। इसी तरह A B A को मेजर किया। फिर
ए पी और बी पी को मेजर कर लिया, ठीक है। तो और आपकी डिमार्केशन पॉइंट हाइमन तो था ही, लेकिन आपने ये -1 +1 को याद रखा। इसमें आपने याद रखा ये प्लस, ये फर्स्ट स्टेज है, ये सेकंड डिग्री है, फिर थर्ड डिग्री है, और फोर्थ डिग्री मैंने आपको बता दिया कि इवन बियॉन्ड द थर्ड डिग्री विच इज TVL -2 से बियॉन्ड। सो ये जो बनाया हुआ है, सो आपने इसको और फिर इफ यू नीड टू फिल इट अप, आई डोंट थिंक अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट हो जाए तो इसको फिल करना या इसको क्वांटिफाई करना या इसके बारे में बात करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इसमें दो चीजें की जो कंफ्यूजन थी, मेजरिंग गेज की थी। इफ यू हैव अ मेजरिंग गेज दैट इज इवन बेटर, बिकॉज आप डायरेक्ट बिकॉज वी आर फिलिंग इट अप 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो चलो, लेकिन आप अपने फिंगर्स या अपने हाथों की मेजरमेंट को भी यूज कर सकते हो, बिकॉज यू आर मेजरिंग इट विद योर फिंगर्स। सेकेंडली, आपका जो है क्या उसे कहते हैं, पोजीशन आई थिंक, आई डोंट नो, यस, इफ यू आर डूइंग इट विद द सिम्स और लैटरल पोजीशन, उससे भी आप मेजर कर सकते हो। वही बात है कि आपने प्रोलैप्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपार्टमेंट देखना है तो आप मेजर कर सकते हो। और अगर आपने इसी तरह आप जो है डॉर्सल में भी आप मेजर कर सकते हो, वो तो ऐसा नहीं है। मैडम सिम्स और लैटरल पोजीशन जो है उसमें फिर जेनिटल हियाटस और पेरिनियल बॉडी को थोड़ा सा मतलब देखना मुश्किल होगा, तो डॉर्सल में बेहतर है। मेजर तो फिर भी कर सकते हैं जी मैम। मैडम जब क्योंकि अगर देखो इंटीरियर सॉरी, कंपार्टमेंट का हमारे प्रोलैप्स है, जितने भी, सॉरी एक मिनट, गायनी के पेशेंट्स हैं, अगर हम सिम से स्टार्ट करते हैं तो हम डॉर्सल में भी तो करते हैं ना, फिर हमने बाय मैनुअल करना होता है। तो अगर आपको आसानी लगती है कि आप वजाइनल लेंथ और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की मेजरमेंट्स आप सिम्स लैटरल पोजीशन में करते हो, और आपको इंटीरियर कंपार्टमेंट की और जेनिटल हाइटस और पेरिनियल बॉडी की मेजरमेंट डॉर्सल में आसानी है, तो आप सिम्स में मेजरमेंट्स करके उसे डॉर्सल में लिटा के फिर कर लो। जी मैम। और मैडम अगर इंटीरियर कंपार्टमेंट का प्रोलैप्स है तो ए तो हम मेजर करेंगे, लेकिन BA का हम कैसे मेजर करेंगे, क्योंकि दोनों की वैल्यू -3 होती है। तो वो मतलब इसको डिमार्केशन कैसे करेंगे कि यहाँ तक AA है और अगला उससे BA है। सेंटीमीटर, proximal 3 centimeter of anterior vaginal wall is AA. Posterior, rest of the posterior wall is BA. जी मैम ठीक है। ठीक है। और आज तो मेरा ख्याल है हमने पूरी क्लास ही पॉप-क्यू पे कर ली है, बट आई थिंक ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाज आल्सो इम्पोर्टेंट। अगर और कोई क्वेश्चन है बता दें। हमें एक हिस्टेरेक्टोमाइज पेशेंट में भी एक पॉइंट नहीं होता ना, शायद D पॉइंट, किसमें? पेशेंट की हिस्टेरेक्टमी हुई होती है, उसके अंदर C नहीं होगा, D तो होगा ना, D इज द पोस्टीरियर फॉर्निक्स, उसमें C नहीं होगा। डी नहीं होता, डी नहीं होता, पोस्टीरियर फॉर्निक्स खत्म हो जाता है। उसमें वॉल्ट होती है फिर। अच्छा, नहीं देखो मेरा हाँ, अच्छा सो नहीं, आई थिंक कि उसके अंदर ये वी नीड टू रीचेक कि सी नहीं होगा, बिकॉज सर्विक्स तो निकल गया, तो फिर उसके अंदर डी पोस्टीरियर फॉर्निक्स तो होगा ना, विच इज द वॉल्ट। सॉरी, ये क्या हुआ मैम? डी नहीं होता, डी पाउच ऑफ हाँ? डगलस उड़ जाता है मैडम, पॉइंट D नहीं होता अच्छा, जर्नलिस्ट डी में। नहीं होता, चलो ये कर लो थे, नहीं मेरे कुछ स्लाइड कुछ हो गया। मैडम जो कन्वेंशनल प्रोलैप्स का एग्जामिनेशन होता है उसको भी जरा क्विकली बता दें। कन्वेंशनल प्रोलैप्स का तो मेरा ख्याल है हमने काफी प्रोलैप्स पे क्लासेस की हैं, तो पता नहीं आप लोग प्रोलैप्स से डरते बड़ा हो, मेरे से बड़ी आपने क्लासेस करानी है प्रोलैप्स की। सॉरी, मैं आज आप लोगों की ना चैट नहीं पढ़ सकी, क्योंकि मेरा वो स्क्रीन शेयरिंग थी, उसमें वो नहीं आ रही थी ये चैट। अगर किसी का चैट का क्वेश्चन रह गया तो वो पूछ ले। अच्छा, कन्वेंशनल स्टेजिंग, कन्वेंशनल एग्जामिनेशन तो बड़ा आसान है, उसमें कोई और बोले, मेरी तो उसमें काफी क्लासेस के अंदर रिकॉर्डिंग्स है, अगर कोई और बता दे तो फिर मैं भी करेक्ट कर दूंगी। नहीं बताना चाहता कोई? आज लगता है टॉपिक बड़ा मुश्किल था, आज हमारे जो है ना कई पार्टिसिपेंट्स चुप ही हैं। अच्छा, देखो मेरी बात सुनो, जो कन्वेंशनल एग्जामिनेशन था उसके अंदर हम पेशेंट को सिम्स मॉडिफाइड सिम्स पोजीशन में लिटाएंगे। व्हाट इज द सिम्स पोजीशन, ये भी कोई जल्दी से बता दे। मैडम लेफ्ट लेटरल पोजीशन में होता है और लेफ्ट लेग एक्सटेंडेड होता है, द सेकंड राइट लेग इज फ्लेक्स्ड एंड सपोर्टेड बाय द राइट हैंड। वेरी गुड। और चेस्ट के साथ आप
हाँ, एब्डोमेन के साथ वो टच कर रहा होता है। तो इस पोजीशन के अंदर हम लिटा के पहले तो इफ प्रोलैप्स इज ऑलरेडी लाइंग आउटसाइड, तो यस यू विल डू इंस्पेक्शन। और उसके अंदर आप कोई इफ यू आर सीइंग द सर्विक्स लाइंग आउटसाइड द वजाइना, that is actually the diagnostic of the uterovaginal prolapse, because cervix is lying outside. So you will examine the patient, and as cervix is already outside, you'll take the pap smear at that time. उसके बाद आप अपने हाथों पे जेल अच्छी तरह लगा के उस प्रोलैप्स को रिड्यूस करोगे। फिर उसको रिड्यूस करने के बाद आप उसको पेशेंट को उससे पहले रिड्यूस करने से पहले आप उसका डिग्री ऑफ प्रोलैप्स देख लोगे। अगर आपकी दोनों फिंगर्स मीट कर जाती है तो वो क्रॉसिटेंशिया, अगर दोनों फिंगर्स के बीच में यूट्रस की बॉडी आती है तो वो सेकेंड डिग्री प्रोलैप्स है। उसके बाद आप उसको रिड्यूस करके तो एक स्पंज होल्डिंग फोर्सेप्स को पकड़ोगे राइट हैंड में अपने, और लेफ्ट हैंड में सिम स्पेकुलम को पकड़ोगे, और सिम स्पेकुलम को वजाइना की पोस्टीरियर वॉल के अंदर इंसर्ट करोगे, और जो स्पंज होल्डिंग फोर्सेप्स है उसको इंटीरियर वॉल पे रखोगे। देन यू आस्क पेशेंट टू कफ, व्हेन शी कफ्स तो और ये साथ साथ आप दोनों चीजें नीचे लेके आओगे। जब इनिशियली अभी नीचे नहीं लाया, पेशेंट ने कफ किया और टिप ऑफ द स्पेकुलम पे बल्ज आया तो वो इंटेरोसील है। और इसी तरह जब आप नीचे लाओगे और जिस भी लेवल पे बल जाएगा उस लेवल पे आपको पता चल जाएगा कि वो रेक्टोसील है या सिस्टोसील है। उसके बाद आप पेशेंट को डोर्सल पोजीशन पे लिटाओगे, डोर्सल पोजीशन पे लिटा के आप उसका स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस डेमोन्स्ट्रेट करोगे, और उसके बाद आप उसका बाय मैनुअल एग्जामिनेशन कर लोगे। ठीक है, these are the steps for examination of a uterovaginal prolapse in conventional method. मैं ना सिस्टोसील का नहीं पता लगता मैम, इसमें जो पुराना मेथड होता था ना उसके अंदर सिस्टोसील, देखो सिस्टोसील क्या है एग्जामिनेशन में, जब आपने स्पंज होल्डिंग एंटीरियर वॉल के साथ लेके आए हो तो जिस जगह पे प्रोलैप्स है तो जिस जगह पे बल जाएगा वो सिस्टोसील है। अगर स्पंज होल्डिंग फोर्सेप्स पे बल जाएगा तो वो आपका सिस्टोसील है। अगर आपके सिम स्पेकुलम के किसी पॉइंट पे प्रोलैप्स आएगा तो आपका रेक्टोसील है। ठीक है, सॉरी म्यूट कर रही हूँ, किसी को शोर आ रहा है। और मैडम मुझे बताएं कि स्पंज होल्डिंग से हम इंटीरियर लेप ऑफ सर्विक्स को करते हैं, तो ये बहुत कंफ्यूजन सा है। इंटीरियर लेप ऑफ सर्विक्स को तो मैंने पकड़ा ही नहीं, मैंने तो स्पंज होल्डिंग को इंटीरियर वजाइनल वॉल पे रखा। स्पंज होल्डिंग को इंटीरियर वजाइनल वॉल पे रखा है। क्या हुआ कंफ्यूज, ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन आपने बोली है, मुझसे क्लियर करो वरना आपको ये रह जाएगी बात। मैम उनका शायद मकसद ये है कि जिस तरह आप कह रही है ना स्पंज होल्डिंग फोर्सेप्स, तो वो उसको पकड़ना समझ रही हैं कि उसको होल्ड कर लिया, क्लिप कर लिया। आप अपने प्रेशर डाल लो अगर स्पंज होल्डिंग नहीं डालना, लेकिन वहाँ होगा नहीं, आपको स्पंज होल्डिंग मिल जाएगा। जी मैम मैं ये समझ रही हूँ कि इसको होल्ड करना है, होल्ड नहीं मतलब पकड़ लेना, पकड़ना नहीं, सिर्फ इतना तकलीफ दे होगा पेशेंट के लिए। यस मैम यही मुझे कंफ्यूजन थी कि हम इससे कैसे होप कि आप लोग को कुछ पॉप क्यू की कुछ कॉन्सेप्ट हुआ होगा। आई होप सो। जी जी मैम। मैडम थैंक यू सो मच। इस तरह ऑनलाइन समझाना इट वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट, और ये जाहिर सी बात है थोड़ी लिमिटेशंस थी, ये व्हाइट बोर्ड का यूज और पावर पॉइंट का यूज, तो इसके तो बट आई होप कि समझ में कुछ आ गया, मुझे सारा मैंने दिखा के ड्रॉ करने की कोशिश की है। सना ने कुछ पूछना है? यस मैम, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैम मुझे पूछना था कि जैसे आपने बताया प्रोलैप्स के एग्जामिनेशन में पहले हम डोर्सल पोजीशन में पेशेंट को चेक करेंगे, फिर लेफ्ट लेटरल, फिर दोबारा से डोर्सल करवाएंगे, तो इस बात पर मतलब एग्जामिनर नाराज तो नहीं होते कि बार-बार पोजीशन? नहीं, आपने ऐसे नहीं करना, वो पेशेंट इंसान है, आपने उसको इधर उधर करवटें नहीं दिलानी। मैंने किया क्या, किसी ने बड़ा अच्छा चैट के ऊपर सारा दोबारा से मेंशन किया है कि वी आर स्टैंडिंग ऑन द राइट साइड ऑफ द टेबल, राइट, एंड वी आर इनिशियली एट द वेरी फर्स्ट प्लेस। जब मैंने पेशेंट को एक्सपोज किया तभी मैंने पेशेंट को करवट दिला दी ऑपोजिट साइड पे, यानी कि लेफ्ट साइड पे। I am standing on the right side of the table and I've exposed the patient and have asked her to turn on the left side, right? So इसे हम कहते हैं left lateral position. उसकी जो right leg थी, मैंने उससे कहा कि उसको पकड़ के इस तरह फ्लेक्स करे नी और हिप पे कि उसकी थाई उसके एब्डोमेन को टच करे, ओके? और जो लेफ्ट लेग है वो completely extended है. So this is the modified Sims position for the examination of prolapse.
पेशेंट डॉर्सल में नहीं है, आया ही नहीं डॉर्सल में। मैंने जब स्टार्ट ही किया तो मैं उसके राइट साइड पे खड़ी थी, मैंने पेशेंट को एक्सपोज किया और पेशेंट से कहा कि ये वाली सिम्स पोजीशन बना। जब पेशेंट ने पोजीशन बना ली, देन आई स्टार्टेड माय एग्जामिनेशन। I checked if the prolapse is already outside, which it will be in more than 90% cases. जिसमें ना हुआ उसमें क्या करना है वो भी बता देती हूँ, वो उसके बाद में टेंशन लेना। So if prolapse is already outside, I'll observe and check if I can see the cervix lying outside the vagina, right? If cervix is lying outside vagina, it means it is a case of prolapse. It's 100% diagnostic of uterovaginal prolapse if you are seeing cervix lying outside the vagina. Okay. दादी से पैम्बर नहीं After लगाया I've जाता तो seen, मैं लगा लेती हूँ आप please आप mute कर लो सारे. After I've seen that the cervix is lying outside, I definitely have done inspection. I've inspected vulva and I've inspected vaginal walls which are coming out in the cervix. और साथ ही मैंने pap smear ले लिया, right? Pap smear लेने के बाद because the prolapse is already lying outside, so I'll check the degree of prolapse. उसके बाद मैंने जेल अच्छी तरह लगा के उसको रिड्यूस किया। जब मैंने उसको रिड्यूस कर दिया, उसके बाद मैंने उसका पोस्टीरियर और एंटीरियर वेजाइनल वॉल्स का एग्जामिनेशन शुरू किया, जिसमें मैंने सिम स्पेकुलम डाला और स्पंजोटेक डाला और उसका पोस्टीरियर एंटीरियर वॉल प्रोलैप्स को देखा, जैसे मैंने भी बताया। यहाँ तक तो मेरा हो गया लैटरल करा के एग्जामिनेशन। उसके बाद मैंने पेशेंट को कहा कि अब आप डॉर्सल में लेट जाएं, यानी कि अब आप सीधी हो जाएं, राइट। लैटरल के बाद अब मैंने उसको पहली दफा उसकी लेफ्ट करवट से उसको सीधा लिटा दिया डॉर्सल पोजीशन में। Then I checked because prolapse reduce हुआ है, मैंने उसकी स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस देखी और मैंने साथ उसका बायोमैनुअल कर लिया। बस इसमें कोई मैंने पेशेंट को तकलीफ नहीं दी, ना उसको मैंने कभी इधर करवट दिलाई कभी उधर। एक सीक्वेंस में एग्जामिनेशन हुआ है जिसमें एक ही दफा में मुझे पता था लेफ्ट लैटरल में क्या क्या करना है, वो सारा खत्म करने के बाद मैंने उसको सीधा लिटा दिया, डॉर्सल में कर दिया। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है जी। डॉक्टर रूबा, इसको हम ऑपोजिट नहीं कर सकते कि जब हम पेशेंट के राइट साइड पे खड़े हैं, पेशेंट नहीं राइट पे क्या, जब हम पेशेंट के राइट साइड पे हैं, पेशेंट लेटा हुआ है, तो हम सीधा डोर्सल पोजीशन वाला खत्म कर लें और फिर लेफ्ट लैटरल पे करवा लें। यस, कुछ लोगों को पसंद होता है कि डोर्सल से शुरू करें। ये बहुत पुराने जमाने में होता था, बहुत अच्छा इसलिए नहीं समझा जाता बिकॉज इन दैट केस यू विल हैव टू डू हर बायोमैनुअल फर्स्ट and then you will go to the procedure. But however अगर आपको इस तरह पसंद है and you can find out आप अगर ठीक उसकी डिग्री और फाइंडिंग्स पता कर रहे हो by starting your procedure with the dorsal position, तो वो भी बिल्कुल ठीक है। अगर आपने dorsal से शुरू करना है तो उसमें again you will observe the prolapse which is the cervix and vagina lying outside the hymen। उसमें आप फिर पहले उसी तरह इंस्पेक्शन करोगे, you will inspect the cervix and you will inspect the vulva and the vaginal walls lying outside। उसके बाद आप उसके pap smear लोगे, pap smear लेके फिर आप उसके degree of prolapse देख लोगे। degree of prolapse देख के आपने जेल लगा के उसको फिर अच्छी तरह अंदर कर देना है, रिड्यूस करके आपने फिर स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस पहले देखनी है और बायोमैनुअल कर लेना है। उसके बाद आपने पेशेंट को फिर लेफ्ट लैटरल का रिक्वेस्ट करनी है, उसकी सिम्स पोजीशन बनानी है और सिम्स पोजीशन बना के आप फिर उसकी पोस्टीरियर और इंटीरियर वॉल प्रोलैप्स देख लोगे। डॉक्टर रूपा, ये प्रोलैप्स के एग्जामिनेशन से पहले तो पेशेंट का हमने पूछना होता है कि आपका ब्लैडर एम्प्टी है, तो वहां हमने एग्जामिनर को ये नहीं कहना कि स्ट्रेस हम नहीं कर सकते। Demonstration purpose, stress incontinence आप कर रहे हो just for the demonstration purpose. When the bladder is not full, then how can you diagnose stress incontinence? And bladder will not be full, obviously. अच्छा, in case असल में अगर आपने पॉप क्यू करना है, उसमें भी यही सीक्वेंस ऑफ एग्जामिनेशन है। उसमें भी इसी तरह जब आप उसको पोस्टीरियर और इंटीरियर वॉल प्रोलैप्स देख रहे हो, उसमें आप उसकी डिग्री और मेजरमेंट्स देख सकते हो लैटरल में। फिर जब आप उसको डॉर्सल में कर रहे हो तो आप उसका बायोमैनुअल और स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस कर रहे हो। सो यू विल फॉलो द सेम स्टेप्स इफ यू आर गोइंग फॉर द पॉप क्यू अलोंग विद द एग्जामिनेशन, अदरवाइज द एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट एज वेल। ठीक है? Excuse me, ma'am. Ma'am, suppose if we have a case just like we have to take the history examination, everything from start from the very beginning, तो उसमें हमें जैसे हम BMI भी लेना है पेशेंट का, और तो BMI के लिए तो हमें पेशेंट को काउच से उतारना पड़ेगा, फिर बिठाएंगे, फिर हाँ पेल्विक एग्जामिनेशन करेंगे, तो उसमें तो क्या फिर हुआ अच्छी है। हाँ तो आप माइंड नहीं करेगा ना एग्जामिनर के उठक जब बैठक आप कर। क्यों माइंड करेगा? इफ यू आर टेकिंग हिस्ट्री, इवन आप ड्यूरिंग हिस्ट्री यू कैन आस्क हर टू वॉक विद यू। आप उसे उठाओ, आपको मेरे साथ चल के आए, मैं आपको वेइंग मशीन पे वजन चेक करती हूँ, आप उसकी हिस्ट्री ले साथ साथ, आप उसे पूछो कितने बच्चे हैं, कितनी डिलीवरी आई, कैसे हुई, ये वो वजन। यू हैव टू सेव योर टाइम एज वेल ना।
आप उसे वॉक करा के लेके जाओ, उसका वो वजन चेक करो, उसकी हाइट चेक करो, साथ साथ उसकी हिस्ट्री लो, साथ साथ उसे वापस लेके आओ। ये किधर लिखा है कि पेशेंट को आप उठा ही नहीं सकते हो जब आप उससे बात कर रहे हो? जाहिर है वजन चेक करने के लिए वेइंग मशीन पे तो लेके आना ही है ना। साथ साथ आप अपना टाइम सेव करो और उससे हिस्ट्री लेते रहो। You can even keep on checking her pallor, her different things. जब आप उसका कुछ आप हिस्ट्री के दौरान उसका जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन स्टार्ट कर सकते हो। सॉरी खान साहब का बार बार अनम्यूट हो जाता है जी। ठीक है, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। हाँ, वो नहीं करना कि पेशेंट को ड्यूरिंग एग्जामिनेशन एक्सपोज करने के बाद नहीं आप कर सकते कि कभी उसको किधर क्या पोजीशन करा रहे हो, कभी उसको क्या पोजीशन। एग्जामिन जब आप करने लगे हो पेशेंट के ऊपर और उसको जब आप पैल्पेट करके करने लगे और पेशेंट एक्सपोज हुई है, फिर आपने सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स खराब नहीं करना। ठीक है, ठीक है। सो आई थिंक आज तो हमने खाली यही कवर कर लिया, सी एंडोमेट्रियम रह गया कि अगले किसी और टॉपिक के साथ ऐड कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। मैम आपका ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। Madam, thank you so much. This was really informative. You are looking graceful माशाल्लाह। Thank you.